तो मेरे भाई आज की इस कहानी में आप देखोगे एक ऐसे पेलम पेंटर को जो ऐसी पिलाई वाली पेंटिंग बनाता था जिन्हें देखकर 65 साल के बूढ़ों का भी खड़ा होने लग जाए। पर इन सब चीजों की वजह से अक्सर सोसाइटी में उसके लोले लग जाया करते थे। पर तभी एक हस्बैंड वाइफ उसकी इस गंदी आदत को छुड़ाने के लिए उसके घर पर आते हैं। पर वो पेलम प्यासा पेंटर अपना नीचे वाला काला ब्रश उस आदमी की बीवी की रंगीन गुफा में दे देता है, जिसके बाद जम के खुदाई होती है और सफेद रंग के छिड़काव के साथ पेंटिंग खत्म हो जाती है। तो चलिए देखते हैं ये सब कुछ वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्यों क्यों कितनी कितनी बार किस किस पोजीशन में और हाँ कौन कौन सा तेल लगा के करता है। तो कहानी का नाम होने वाला है सायरन। पर इसे स्टार्ट होती है और हम लंगड़ा त्यागी को उसकी वाइफ के साथ एक पेंटर के घर पर जाते हुए देखते हैं। ये घर पप्पू पेंटर का होता है और वो बहुत अश्लील पेंटिंग बनाता था, जिसे रोकने के लिए लंगड़ा त्यागी यहाँ पर आया हुआ है। पर वो देखता है कि घर पर कोई नहीं होता, लेकिन घर पर लगी हुई पेंटिंग्स को देखकर इन दोनों का मूड बन जाता है। तो ये उधर गार्डन में खुले में ही ठोकना बजाना स्टार्ट कर देते हैं। ठोकाई इतनी गहरी चलती है कि इस वजह से इन दोनों को नींद आ जाती है। और जैसे ही इनकी आंख खुलती है तो ये देखते हैं कि पप्पू पेंटर अपनी पूरी फैमिली के साथ इनके सामने खड़ा होता है। अब तुम्हारी और हमारी तरह लंगड़ा त्यागी को भी यही लग रहा होता है कि पप्पू पेंटर इतनी अश्लील तस्वीरें बनाता है तो इतनी बड़ी फैमिली होना तो लाजमी सी बात है, वरना छोटे नुन्नू वालों का इतना स्टेमिना कहाँ। पर पप्पू पेंटर उन्हें क्लियर करता है कि ये पूरी उनकी फैमिली नहीं है, उसके तो बस 2 ही बच्चे हैं और एक लौती वाइफ है। बाकी ये जो 3 है ये तो उसकी सेक्रेटरी है जो उसकी पेंटिंग बनाने में उसकी हेल्प करती है। अब तुम सोच रहे होगे कि हेल्प करती है मतलब उसे ब्रश रंग वगैरह ला कर देती होंगी, तो ना 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 ना। जब अपना पप्पू पेंटर अश्लील वाली तस्वीरें बना रहा होता है तो ये अपनी चूमतड़े खोल के खड़ी हो जाती है ताकि उसे चूमतड़ों के अलग अलग डिजाइन मिल सके और उन्हें वो अपनी पेंटिंग में अप्लाई कर सके। ये जब अपनी वाइफ के साथ पप्पू पेलू की पेंटिंग्स देखने आया हुआ होता है तो वो उसकी पेंटिंग में इतनी बड़ी बड़ी डिक्कियां देखकर एक पल के लिए अनकंफर्टेबल हो जाता है। पर दूसरी तरफ उसकी वाइफ को ऐसी पिलाई वाली पेंटिंग देखकर बहुत मजा आ रहा होता है और उसकी गहरी झील का पानी भी लीक करने लगता है। इतने में ही उसकी एक असिस्टेंट किटी वहां पर आ जाती है जो उन्हें बताती है कि पप्पू पेलू इस समय एक दूसरी पेंटिंग पर काम कर रहे हैं जिसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। वो एक ऐसी नंगी लड़की की फोटो बनाना चाहते हैं जिसे फ्रांस में सायरन कहा जाता है। दरअसल जब उन लड़कियों को पटक के पेला जाता है तो उनकी आवाजें जापानी ठुकाई वाली वीडियो की औरतों से भी अच्छी आती हैं, इसीलिए उन्हें सायरन नाम दिया गया है। दोपहर में जब सभी साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो लंगड़ा त्यागी पप्पू पेलू से पूछता है कि आखिर आप ऐसी अश्लील वाली पेंटिंग्स क्यों बनाते हैं? आपको नहीं लगता कि आपकी पेंटिंग में बनी हुई इतनी बड़ी टिक्कियां देखकर आधे लौंडों ने तो हिला हिलाकर अपनी नसें ही तोड़ दी होंगी। इस पर पप्पू पेलू कहता है कि बस आप मेरी पेंटिंग में मोटी मोटी टिक्कियां ही क्यों देखते हैं? मैंने उनके इतने रसीले पपीते भी बनाए हैं, क्या आपकी उन पर नजर नहीं गई? खैर मैं मजाक कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरी पेंटिंग में जो सिर्फ गांड ही देखते हैं वो गांड के खोदे होते हैं। आपको मेरी पेंटिंग यानी मेरी कला देखनी चाहिए, किस तरह से मैंने घमंड को एक शेप दिया है, चुमचियों को इतना रसीला बनाया है और गुलाबी गुजिया तो जैसे मानो 3D पेंटिंग करके आपके सामने ही रख दी है। क्या आपको ये चीजें नहीं दिखाई देती? और अगर बात कर रहे हैं मुठियाबाज लौंडों की, तो अगर एक पल के लिए मैं अपनी पेंटिंग बनाना बंद भी कर दूं तो बहन के लोले ये इतने बड़े मुठियाबाज होते हैं कि चैनी खैनी के पैकेट में बनी हुई लड़की को देखकर ये हिला दें। मेरी पेंटिंग तो चलो बहुत दूर की बात है। अगले दिन पप्पू पेलू की 2 असिस्टेंट उसे अपने साथ नहाने के लिए नदी में ले जाती हैं, जहां पहुंचकर वो दोनों लड़कियां एक एक करके अपने कपड़े उतार देती हैं और नदी में उतर जाती हैं। भैंस टोक इतना पानी तो नदी में भी नहीं था जितना पानी उनकी गहरी झील में होता है, क्योंकि नदी में उतरते ही वो पानी निकलने लग जाता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंची से कैंची मिलाने वाला कार्यक्रम कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ स्टेला की ये देखकर फटके फ्लावर हो रही होती है। पर तभी इतने में उसकी नजर पड़ती है एक लौंडे पर जो उसी नदी की तरफ आ रहा होता है। ये देखकर स्टेला की फटके हाथ में आ जाती है और वो उन्हें समझाते हुए कहती है कि जल्दी उस नदी से बाहर निकलो, एक लौंडा वहां आ रहा है। अगर इस तरह से कैंची मिलाते हुए उसने तुम्हें देख लिया तो पलटा के तुम्हारी गमड़ियां ही मार लेगा। वो लड़कियां जब उस लड़के को देखती हैं तो कहती हैं अरे भाभी जी शर्माइए मत, पैंटी उतारिए और सीधा नीचे आ जाइए, मुझे भी आपकी गुलाबी चाटनी है। इस लौंडे की चिंता मत कीजिए, इससे दिखाई नहीं देता है तो ये झामटा हमारी झामटे तक नहीं देख सकता।
जब वो लड़का नदी में पानी पीने के लिए आया होता है तो ये लड़कियां अपनी झील का पानी उसे पिलाने लगती हैं, पर उसे पता ही नहीं चलता और वो पानी पी के वहां से निकल जाता है। उसी शाम को जब वो पप्पू पेलू की वाइफ के साथ बाजार में घूमने के लिए गए होते हैं, तभी आसपास के लोग पप्पू पेलू की वाइफ को कड़वा तेल लगा के पेलने की धमकी देने लगते हैं, क्योंकि आसपास के लोगों की फायर होती थी जब पप्पू पेलू कोई नंगी पुंगी पेंटिंग बना देता था। लेकिन झामटा इस बात से न पप्पू पेलू को कोई फर्क पड़ता है और न उसकी वाइफ को। वो दोनों ही ठुकने बजाने के लिए रेडी रहते थे। धीरे धीरे हम एस्ला को देख पाते हैं, जो अब पप्पू पेलू की दोनों असिस्टेंट से इन्फ्लुएंस होने लगती है और उसकी हरकतें भी अब उनकी ही जैसी होने लगी थी। हालांकि वो खुद को रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर उंगली चालन करने से खुद को रोक नहीं पाती। और तभी एक दिन जंगल में उस ब्लाइंड मैन को देखकर अपनी नारंगी छीलने के लिए वो जंगल में पहुंच जाती है, जहां पर वो उसे कुछ पत्थरों के बीच में लेटा हुआ देखती है और वहीं पर उसे इमेजिन करके अपनी गुलाबी के साथ खेलने लग जाती है। पर वो भी आंख का अंधा होता है, गांड का नहीं। वो तुरंत ही समझ जाता है कि यहाँ पर कोई उंगलीबाज लड़की आई हुई है जो उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, इसलिए वो चाकू को सीधा उसी पेड़ पे फेंक के मारता है। हालांकि वो चाकू तो पेड़ में लगी थी, पर दीदी की फट जाती है और अपनी उसी फटी हुई को लेकर वो सीधा वहां से 9 to 11 हो जाती है। रास्ते में उसे पप्पू पेलू की तीनों असिस्टेंट मिल जाती हैं, जो उसे अपने साथ 65 वाली पिलाने के लिए ठेके पे ले जाती हैं। यहाँ पर वो तीनों दबा के पीती हैं, जिससे उनके नीचे की गर्मी बढ़ जाती है और फिर उस गर्मी को शांत करने के लिए वो नदी के किनारे चली जाती है। ना 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 ना, नदी का पानी डाल के नहीं शांत करेंगी, बल्कि अपनी नदी का पानी निकाल के शांत करेंगी। और फिर उसकी कैंची खोल के चाटना स्टार्ट कर देती है, जिससे एस्ला एक अलग ही लेवल पर चली जाती है और वो भी उनकी कैंची से कैंची मिलाने लग जाती है। पर उनके इस गुजिया से गुजिया मिलाने वाले कार्यक्रम को लंगड़ा त्यागी दूर से देख लेता है, जिसकी झामटियां फायर हो जाती हैं और वो बिना उनसे कुछ कहे वहां से चला आता है। दूसरी तरफ ये चारों लड़कियां जब आपस में रसिया रही होती हैं, तभी एस्ला उन्हें बता देती है कि वो उस ब्लाइंड मैन से ठुकना चाहती है, क्योंकि जब उसने पहली बार उस ब्लाइंड मैन को देखा था तो उसके जंगलों में काले नेवले को देखकर वो तड़प उठी थी और तब से ही वो उससे बचना चाहती है। हालांकि वो उससे अपनी गुफा को फाड़ कर गुलकंद बनवाने के लिए जंगल में आई भी थी, पर बैन स्टोक ने ऐसा चाकू फेंक के मारा, बिना पिलाई के ही उसकी फट गई। वो लड़कियां उसे समझाती हैं कि अगर तुम्हें उससे ठुकाई करवानी है तो तुम्हें रोल प्ले करना होगा, ऐसे जैसे तुम फंसी हुई हो, फिर वो तुम्हें बांध के पेलेगा। एस्ले से अब रहा नहीं जा रहा था और उसके अंदर की गर्मी तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो वो उनसे कहती है तुम्हें जो करना हो वो करो, बस मुझे उसका हथियार मेरी गुफा में चाहिए। इसके बाद वो तीनों लड़कियां उसे पेड़ से बांध देती है और कहती है कि तुम जोर जोर से चिल्लाना कि मैं यहाँ पर बंधी हुई हूँ, फिर देखना वो तुम्हें खोलने की बजाय पेलना स्टार्ट कर देगा। ये बोलकर वो लड़कियां वहां से चली जाती हैं और फिर एस्ले वैसा ही कर दिया जैसा उन्होंने कहा था। ये बात जब वो बंदा सुनता है तो वो कड़वा तेल लेकर सीधा उस जगह पे पहुंच जाता है और एस्ले को पलटा कर बचाना स्टार्ट कर देता है। लंगड़ा तैगी के तो तुम नाम से ही समझ सकते हो कि उसका हथियार लंगड़ा होता है। इस वजह से जो पिलाई आज एस्ले झेल रही थी, ऐसा चरम सुख उसने आज से पहले कभी नहीं लिया था, इसलिए वो उसकी ठुकाई से तड़पने लगती है और एक के बाद एक रपा रप राउंड लगवाती रहती है। बेचारे को एस्ला की गुफा की गर्मी ठंडी करने में पूरी रात लग जाती है, जिसके बाद रात में हम उसे लड़खड़ाते हुए घर की तरफ आता हुआ देख पाते हैं। वो घर आकर के अपने पति को सब कुछ बताने की कोशिश करती है, पर लंगड़ा त्यागी की झामटियों में आग लगी हुई थी, तो वो झामटा उसकी एक नहीं सुनता और उससे कहता है कि ठीक है, कुछ सीक्रेट्स तुम अपने पास ही रखो, माँ चिमदाने जाए अपनी लॉयल्टी। ये बोलकर वो उसकी गुजिया में उंगली करने लगता है और फिर उसे पटक के पेलना स्टार्ट कर देता है। एस्ले को झामटा समझ नहीं आता कि ये पंकज उदास अचानक से पंकज उदास कैसे बन गया, लेकिन उसकी गुजिया के किसी न किसी कोने में अभी भी गर्मी बाकी थी, जिस गर्मी को वो पंकज उदास के ड्रायर से साफ करवा रही थी। पर भैंस जोग से उस कोने भर की गर्मी भी शांत नहीं करी जाती। बीच में ही उसकी गाड़ी का तेल लीक करने लगता है और इस तरह से इनकी ये राइड यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब वो छोटी सी गर्मी शांत तो नहीं हुई थी, इसलिए वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है और इस वजह से एस्ले तड़पने लगती है। पर तभी उसे पप्पू पेलू का ध्यान आता है, जिसके बारे में उन तीनों लड़कियों ने बताया था कि उसकी गहरी पिलाई को तो स्वयं मियाँ दीदी भी नहीं झेल सकती। जब वो पेलना स्टार्ट करता है
तो फाड़ के दरवाजा कर देता है। इसलिए एस्ले सीधा पप्पू पेलू के रूम में पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर उसे अपनी गुलाबी गुजिया दिखा के अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है। पप्पू पेलू तो वैसे भी पेलम पे ऐसा मानुस होता है, वो तुरंत ही अपना हथियार उसके मुंह में दे देता है और घचाघच पीलने लग जाता है। पप्पू पेलू की ऐसी गहरी पिलाई देखकर एस्ले से रहा नहीं जाता और वो पूरी रात घोड़ी बन के उससे पिलती रहती है। अगली सुबह पप्पू पेलू की एक असिस्टेंट एस्ला के पास आकर उसे बताती है कि कल रात मैंने पप्पू पेलू को एक कन्या पेलते हुए देखा था। हालांकि मैं उस समय भयंकर नशे में थी तो मुझे झामटा नजर नहीं आया कि पप्पू पेलू किसकी ठुकाई कर रहा है, लेकिन उसकी ठुकाई देख करके मेरा नशा हिरन हो गया था। एस्ले की ये सुनकर जोक लेने लगती है कि कहीं भैंस टोक ऐसा ना हो कि इन लोगों को पता चल जाए कि पप्पू पेलू का पप्पू उसी ने चूसा था। इसलिए वो अपने पति के पास जाकर कहती है कि बाबू बस बहुत दिन हम लोग यहाँ रह लिए, झामटा ये हवसी पेंटर अपनी पेंटिंग बनाना बंद नहीं करेगा। इससे अच्छा हम लोग घर पे चलते हैं और वहाँ चल के मुझे तुम्हारा मंजन भी चूसना है, क्योंकि यहाँ ये लोग चूसने नहीं देते। ये बात सुनकर लंगड़ा त्यागी खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है बाबू, हम बस कल ही निकलते हैं, बस एक दिन तुम और उंगली चला लो। उसी शाम एस्ले पप्पू पेलू की एक दूसरी असिस्टेंट को अपने पास बुलाती है और उसको तैयार करती है। उस पर वो ऐसा मेकअप लगाती है कि उसकी काली गुजिया भी गुलाबी हो जाती है। मतलब समझ रहे हो, ऐसा इन्वेस्ट किया उसने 300 रुपए कि वो सीधा 6000 बन गया। जिसके बाद वो उसे पिलने के लिए पप्पू पेलू के रूम में भेज देती है। पप्पू पेलू तो हमेशा ही गन के नशे में रहता है, तो उसे झामटा फर्क नहीं पड़ता कि शकल किसकी है, बस उसे गुलाबी दे दो, वो पेलना स्टार्ट कर देता है। उसे यही लग रहा होता है कि एस्ले आज फिर उससे बजवाने आई है, पर उसे नहीं पता होता कि काली गुजिया के ऊपर सिर्फ गुलाबी का मेकअप किया गया है। लेकिन वो इस इल्यूजन में पूरी रात उसको पेलता रहता है। जिसके बाद अगली सुबह किटी उसके पास आके थैंक यू बोलती है और कहती है कि भाभी आज से पहले ऐसी गुजिया पिलाई मैंने कभी नहीं देखी थी। अब तो बस लग रहा है कि दिन भर पप्पू का पप्पू ही चूसती रहूं। यहाँ पर ये दोनों इस बात को लेकर बहुत खुश होते हैं, पर दूसरी तरफ लंगड़ा त्यागी की झामटियां फायर हो चुकी थी और वो जोर जोर से पप्पू पेलू को गरिया रहा होता है, क्योंकि पप्पू पेलू ने जब से उसकी वाइफ की ली थी वो तब से उसकी घमंड के नशे में ही झूम रहा था। और इसीलिए इस बहन के लोले ने अपनी नई वाली नंगी पुंगी पेंटिंग में लंगड़ा त्यागी की वाइफ की ही पेंटिंग बना दी थी, जिसमें उसने ठीक उतनी ही बड़ी डिक्की रखी थी जितनी बड़ी सच में एस्ले की होती है। और इस वजह से लंगड़ा त्यागी को समझ में आ जाता है कि उसकी वाइफ पप्पू पेलू से भी बची है। बेचारे के मन में तो यही गाना चल रहा था कि अपना करब तोहरा से प्यार तू बाड़ू, समझ गए होगे। लेकिन वो पप्पू पेलू के झामट का एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता है, इसलिए वो अपनी वाइफ को लेकर वहां से कल्टी मार देता है, क्योंकि उससे समझ आ रहा था कि अगर वो 1-2 दिन और रुका तो ये बहन का लोला उसकी बीवी के 1-2 छेद तो खुद ही कर देगा। दूसरी तरफ हम एस्ले को देखते हैं, जिससे झामटा कोई रिग्रेट नहीं होता, बल्कि उससे तो बहुत मजा आ रहा था। इवन वो अपनी नंगी पुंगी पेंटिंग देख करके भी बहुत खुश थी।